जय हिंद दोस्तों, हम जानेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। जानेंगे श्वसन तंत्र क्या होता है, हमारे अंदर श्वसन तंत्र जो हमारे अंदर श्वसन अंग क्या है, श्वसन अंग के बारे में इसका परिभाषा देखेंगे। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा तो समझेंगे एक एक करके सभी के बारे में। श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन अंग किसको कहते हैं? तो ऐसा सभी क्रिया जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। वैसी क्रिया जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसका कहलाता है श्वसन कहलाता है। तो श्वसन श्वसन एक ऐसी क्रिया है, तो उपचयी क्रिया है। उपचय क्रिया यानी कैटाबोलिक क्रिया। कैटाबोलिक क्रिया क्या क्रिया होती है? कैटाबोलिक क्रिया, कैटाबोलिक का मतलब वो कोई चीज को टूटना क्या कहलाता है? कैटाबोलिक। कोई चीज का टूटना क्या कहलाता है? एनाबोलिक। तो पाचन में क्या होता है कि टूटता है, जितना भी सब खाते हैं सारा चीज क्या होता है, टूट करके उसे ऊर्जा मिलती है। ये कैसा क्रिया है? तो कैटाबोलिक क्रिया है। जानेंगे श्वसन अंग की कौन कौन से जीव में कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं। जैसे हमारे अंदर फेफड़ा होता है, हमारा श्वसन अंग। इसी तरह जाने श्वसन अंग क्या है। तो कीट में श्वसन अंग क्या होता है, यानी कीट किससे सांस लेता है? तो कीट जो होता है श्वास नली से सांस लेता है, यानी ट्रैकिया से सांस लेता है। जलीय जीव वही किससे लेता है? तो अपने गलफड़ा से लेता है, यानी गिल से लेता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कलोम बोलते हैं। अब देखोगे मछली में जो कभी, तो मछली के देखते होंगे साइड में ये गलफड़ा जैसे से पानी देखते होंगे फैलता होगा, उसी से वो सांस लेता है। परत बाई परत देखते होंगे गिराता है, वही क्या है उसका गिल से उसी से सांस लेता है। कौन सा जीव? जलीय जीव। तो जो जीव जल में रहता है वो किससे सांस लेता है? तो कलम से सांस लेता है। और स्तनधारी, स्तनधारी किससे लेता है? तो स्तनधारी फेफड़ा से सांस लेता है। जैसे स्तनधारी में कौन आ गया? हम आ गए, गाय आ गया, बैल आ गया, जितने भी स्तनधारी जीव है वो सब किससे लेता है? तो लंग्स यानी फेफड़ा से सांस लेता है। तो कीट किससे लेता है? तो ट्रेकिया से। जलीय जीव गिल से। और स्तनधारी किससे लेता है? तो फेफड़ा से लेता है, लंग्स से लेता है। अब जानते हैं इसमें मेढक है, जो कि मेढक जो होता है वो तीनों से सांस लेता है। ट्रेकिया से भी ले लेता है, लंग्स से भी ले लेता है, त्वचा से भी सांस लेता है। कौन? मेढक। जब ये टेडपोल अवस्था में रहता है, यानी कि जब ये बेंग मछली है, जिसको जब बच्चा अवस्था में रहता है, जब छोटा अवस्था में रहता है, तो बेंग मछली की तरह नहीं पता चलेगा कि बेंग है या मछली है। उस समय किससे पता लेता है सांस? तो टेडपोल से, सॉरी, टेडपोल अवस्था में किससे लेता है? तो गिल से लेता है। सांस से मछली की तरह गिल से सांस लेता है, क्योंकि पता नहीं चलेगा इस समय मछली है या फिर ये बेंग है। जब बच्चा रहेगा ना मछली बेंग, तो पता नहीं चलेगा कि मछली है बेंग, लगेगा मछली है का बच्चा है। कौन? तो बेड़ा कब टेडपोल अवस्था में यानी बच्चा अवस्था में किससे लेता है? उस समय गिल से ले लेता है सांस। जब जमीन पर चलता है लंग्स से लेता है। जब जमीन पर बड़ा हो जाता है तो इसका लंग्स जो होता है बाद में विकसित होता है, जब ये बड़ा होता है तब। तो बड़ा होने के बाद किससे लेता है? तो ये लेता है लंग्स से, जब जमीन पर रहता है। उसी समय जब बड़ा जब अवस्था होता है, उस समय जब जमीन पर रहता है या पानी में रहता है, जमीन में यानी जमीन के अंदर जब घुस जाता है या फिर पानी में रहता है, तो किससे लेता है? त्वचा से सांस लेता है। हमने देख लिया मेडाक्सिन श्वसन कैसे होता है। तो टेम्पोल अवस्था में गिल से होता है, जमीन पर आता है तो लंग्स से लेता है, और जमीन के अंदर हो जाता है या पानी में रहता किससे लेता है? त्वचा से सांस लेता है मेढक। बाकी देखते हैं श्वास क्या होता है। हम सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? श्वास। जब सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, क्या कहलाता है? श्वास। एक बार हम श्वास लिए क्या हुआ? श्वास को अंदर लिए फिर बाहर छोड़, वो क्या कहलाया? श्वास। तो श्वास अंदर लेना निश्वास कहलाया, श्वास को बाहर छोड़ना निश्वास। निस्वार और निश्वास मिल करके क्या कहलाया? श्वास। देखिए इधर श्वासोच्छ्वास। श्वास को अंदर लेना क्या कहलाया? निश्वास या प्रवास। और श्वास को बाहर छोड़ना उच्छ्वास या निश्वास। तो इंग्लिश में सेम होता है, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। निश्वास और निश्वास सिर्फ बिंदु लगे हो गया निश्वास। तो प्रवास और हिंदी में उच्छ्वास। इंग्लिश में बस इसमें खाली इन है, इंपायरेशन, और इंग्लिश में एक्सपायरेशन। बाहर छोड़ना मतलब एक्सपायरेशन, अंदर लेना इंपायरेशन। इन अंदर आ रहा है, एक्स मतलब बाहर जा रहा है, एक्सपायरेशन इंपायरेशन। अब हम जब सांस लेते हैं तो कितना परसेंट हम क्या लेते हैं? सांस के रूप में हम क्या लेते हैं? बोलते हैं हम सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं। क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते? नहीं, लेते हैं हम सब चीजें। जितना वातावरण में रहेगा वही ना लेंगे हम। तो लेते हैं हम सब चीजें, लेकिन उसका उपयोग हमारे शरीर में किसका होता है? सिर्फ ऑक्सीजन का होता है, बाकी सब हम निकाल देते हैं जस के तस। देखिए यहाँ कितना वातावरण में कितना होता है? नाइट्रोजन का 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, CO2 कितना होता है? 0.03%। तो सबको हम सांस लिए, ठीक है। तो सांस लेने के बाद क्या करते हैं कि हम नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना ही निकाल देते हैं। नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। ऑक्सीजन लिए कितना? 21%, और छोड़ रहे कितना? 17%। CO2 लिए कितना परसेंट? 0.03%। अगर छोड़े कितना? 4%। यानी कि ऑक्सीजन 4% लग रहा है घट रहा है ना, यानी 4% ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ। तो ऑक्सीजन बोल देंगे तो श्वास में कितना परसेंट ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? जब सांस लेते हैं तो मात्र 4% ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग करते हैं, बाकी सब फिर निकाल ही देते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम सांस लेते हैं कहाँ जाता है? मेरा ब्लड में कौन होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लेकर जाता है कहाँ तक? हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक। कोशिका में जाने के बाद माइक्रोकोन्ड्रिया में जाने के बाद क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है, जाके ऑक्सीजन जाता है वहां पर, ग्लूकोज को तोड़ता है। उसमें कितना? 4 का ऑक्सीजन अणु की वहां पर 4% जिसमें ऑक्सीजन है, उसमें
ऑक्सीजन 4% ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, वहां पर यूज हो जाता है, कहाँ हमारे कोशिका में जाके 4% ऑक्सीजन का यूज हो जाता है, वो क्या चीज में बदल देता है, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ये 4% कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, 17% 4% जो होता क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या ऑक्सीजन, आप किसमें बदल दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। ये आपको अच्छा से समझ में आएगा जब कोशिका चैप्टर पढ़िएगा, तो उसमें पता चलेगा कोशिका में वायवीय श्वसन जब होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पर जाके 4% जो इसका खपत हो जाता है ऑक्सीजन का, CO2 इसमें बना देता है 4%। समझिए कितना रखे कि किसमें कितना परसेंट हम ऑक्सीजन का यूज किए, तो मात्र 4% का किए, 21 ले रहे थे और 17 छोड़ रहे हैं, यानी 4% का खपत हुआ। CO2 कितना लेते, 0.03% और छोड़ रहे कितना, 4%। हालांकि कुछ ज्यादा होता है पॉइंट में, लेकिन मोटा मोटी आप 4 याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या होता है, वायु जिस मार्ग से हमारे फेफड़े तक पहुंचता है क्या कहलाता है, हमारा श्वसन मार्ग। तो श्वसन मार्ग हम देखेंगे, श्वसन मार्ग में सबसे पहले वायु कहाँ आता है, हमारे नाक में, नाक से लेते उसके बाद कहाँ जाता है, ग्रसनी में, ग्रसनी में से स्वर यंत्र या लैरिंक्स में, जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिससे हमारा आवाज निकलता है, वहां जाता है। उसके बाद जाता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद जाता है कहाँ, श्वसनियों यानी कि ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूलस में यानी श्वसनिकाओं में, उसके बाद वायु कोष्ठक वाहिनिया में, एल्विलियर डक्स में, उसके बाद वायु कोष्ठिका में। सभी को एक एक करके हम डिटेल से जानेंगे। पहले जानते हैं नाक के बारे में, ठीक है। तो नाक क्या होता है, नाक तो आप सब लोग को देख ही रहा होगा, ये नाक है हमारा। नाक, तो नाक में क्या होता है, सबसे पहले नासा छिद्र। नाक में जो आपको छिद्र देख रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा नासा छिद्र। नासा यानी नाक का छिद्र, नाक का छिद्र क्या कहलाता है, नासा छिद्र कहलाता है। नासा छिद्र हो गया, उसके बाद देखेंगे नासिका वेशम। तो नासिका वेशम क्या होता है, नाक में जो ये पाइप की नली की तरह जो है, यहाँ से यहाँ तक है, नाक में जो पाइप नली की तरह है जगह, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नासिका वेशम। नासिका छिद्र हुआ हुआ नासा छिद्र, नासिका छिद्र या नासा छिद्र इसको किसको कहते हैं, जो नाक में हमारा छिद्र होता है इसको क्या बोलते हैं, नासिका छिद्र। और जो नाक में जो हमारे यहाँ से आता है पाइप नली की तरह गया है, जो नाक में यहाँ से वहां, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नासिका वेशम। उसके बाद जो नाक को हमारा दो भागों में जो बांटता है, यानी इसके बीच में क्या होता है, हड्डी होता है जो नाकों को दो भागों में बांटता है, क्या कहलाता है, हमारा नासा कपाट कहलाता है। पहला नासिका छिद्र देख लिए, जो नाक में हमारा छिद्र मिल रहा है क्या कहलाता है, नासिका छिद्र। दो हो गया, इधर एक इधर। तो इसको दो भाग में बांटा कौन, तो एक हड्डी होता है जो बांटा है दोनों भाग में, उसको क्या बोलते हैं, नासिका कपाट बोलते हैं, नासा कपाट बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, नासिका वेशम। तो नाक में जो छिद्र मिल रहा है यहाँ से आकर जो पाइप की तरह गया, उसको बोलते हैं हम लोग नासिका वेशम। तो आप जानते हैं पराकोष्ठ या पराकोष्ठ या पराघ्राण क्या है। तो पराकोष्ठ जो नाक के ऊपर जो आपके नाक छिद्र जो है उसके ऊपर देखिए उभरा हुआ मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उभरा या थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो पराकोष्ठ बोलते हैं। नाक का अगला भाग ये है पराकोष्ठ। अब पराकोष्ठ में जो होता है क्या होता है, हेयर होता है यानी बाल होता है हमारा। ये क्या करता है, धड़कन को अंदर आने से क्या करता है, रोकता है। इसमें क्या पराकोष्ठ में होता है हमारा बाल। पूछ सकता है आपको व्यक्ति में कि बाल हमारा कहाँ होता है, नाक के किस भाग में, तो पराकोष्ठ के भाग में होता है। घ्राण क्षेत्र क्या है, तो नाक के बाद यानी कि ये नाक के पराकोष्ठ है, उसके बाद वाला भाग, ऊपर वाला भाग, पराकोष्ठ जो ऊपरा हुआ भाग है उसके ऊपर वाला भाग जस्ट पीछे, वो क्या कहलाता है, हमारा घ्राण क्षेत्र कहलाता है। मनुष्यों में घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होने के कारण जो होता है वो अन्य स्तनधारी की अपेक्षा कम सूंघता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि घ्राण क्षेत्र जो मनुष्य जो होता है कम सूंघ सकता है अन्य स्तनधारी की अपेक्षा। क्यों, तो मनुष्यों में जो होता है घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, इसीलिए मनुष्य अन्य स्तनधारी की अपेक्षा कम सूंघ सकता है, कम सुन सकता है। और उसके बाद आता है श्वसन क्षेत्र। तो श्वसन क्षेत्र क्या होता है कि पराकोष्ठ क्या है, पराकोष्ठ ये उभरा हुआ भाग पराकोष्ठ कहलाया। इसके बाद ऊपर जस्ट भाग इसके पीछे ऊपर क्या कहलाया हमारा, तो घ्राण क्षेत्र कहलाया। घ्राण क्षेत्र छोटा था उसमें, और उसके नीचे घ्राण क्षेत्र के नीचे यानी कि पराकोष्ठ के पीछे और नीचे बीच में क्या कहलाता है, हमारा श्वसन क्षेत्र कहलाता है। तो देख लिया हमने पहले नासिका छिद्र, नाक में जो छिद्र मिला नासिका छिद्र, जो नाक में नली की तरह गया नासिका वेशम हो गया। तो नासा कपाट क्या हुआ, जो नाक को दो भागों में बांट रहा है हड्डी, उसको बोलते हैं नासा कपाट। उसके बाद घ्राण क्षेत्र जो उभरा हुआ भाग के नासा छिद्र के बाद जो उभरा हुआ भाग ये कहलाया हमारा पराकोष्ठ। पराकोष्ठ में क्या मिल रहा है, हमारा है जो क्या कर रहा है, धड़कन को रोक रहा है। और घ्राण क्षेत्र इस पराकोष्ठ के भाग का ऊपर वाला भाग क्या कहलाया हमारा, घ्राण क्षेत्र। और पराकोष्ठ के भाग नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, हमारा श्वसन क्षेत्र। तो चलिए नासिका वेशम। नासिका वेशम में हमारा होता है म्यूकस का मेम्ब्रेन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो क्या करता है, म्यूकस को स्रावित करता है। इससे अगर जो कुछ पराकोष्ठ पहले है, पराकोष्ठ से कुछ बाजू में धुलकन है, उससे अगर जो यहाँ रोक लिया, कुछ धुलकन उसके बाद भी नहीं रुक पाया, तो क्या होता है, जाके नासिका वेशम में नासिका वो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, म्यूकस निकालता है, चिपचिपा पदार्थ निकालता है, उसमें जाकर धुलकन सट जाता है। आप लोग देखते हैं कि नाक में जब ऐसे से करिएगा देखिएगा चिपचिपा पदार्थ निकला, कुछ दिन के बाद देखते हैं
ठोस के रूप में भी निकलता होगा। तो क्या है, तो वही जो होता है धुलकन जाके सड़ जाता है और जम जाता है, जो नपटी करके निकाल देते, तो वो क्या होता है हमारा म्यूकस होता है, जो कि जिसमें जाकर क्या धुलकन सड़ जाता है, वही नपटी बन के निकल जाता है। किसमें होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन, तो नासिका वेसम में होता है। आशा करता हूँ नाक समझ गए होंगे कि नाक में क्या होता है, नासा छिद्र, नासा वेसम, नासा कपाट और घ्राण क्षेत्र, घ्राण क्षेत्र, पराकोष्ठ और श्वसन क्षेत्र समझ गए होंगे। अब चलिए नाक के बाद समझते हैं कहाँ जाता है हमारा, तो ग्रसनी में। तो नाक कहाँ आया, यहाँ नाक का छिद्र हो गया, नाक छिद्र है, इधर आया मुख से वाला आया। तो नाक से जो हम ले रहे हैं उसके बाद कहाँ, यहाँ से यहाँ तक जो नाक का भाग है वो क्या कहलाया, नासिका वेसम। जो नाक का नली है क्या कहलाया, नासिका वेसम। उसके बाद कहाँ आया, तो आया ग्रसनी में। ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स में आया। तो फेरिंक्स में या मुख का नली, मुख द्वार यानी कि ये कंठ द्वार, यानी जैसे आया क्या कहलाता है, कंठ कहलाता है। कंठ द्वार और ये नाक का ये नली यानी नासिका वेसम दोनों आके कहाँ खुलता है, तो फेरिंक्स में यानी कि ग्रसनी में दोनों खुलता है। तो फेरिंक्स में खुलता है हमारा। फेरिंक्स में वह स्थान है जहाँ की मुख का भोजन भी आता है और नाक से सांस लेते वहां भी आता है, कहाँ, फेरिंक्स में। अब फेरिंक्स के बाद जो होता है हमारा दो नली गया होता है, यानी कि जो हम सांस ले वो हो जाएगा कि फेफड़े में जाना है, और जो खाए उसको भी जाना फेफड़े में, ऐसा नहीं ना होता है। जो हम खाना खाए वो अलग जाता है, कहाँ, आहार नाल में हमारा जाता है पाचन तंत्र में, और जब सांस ले कहाँ आता है हमारा फेफड़ा में। तो ये ग्रसनी जो होता है, यहाँ तो ग्रसनी माँ के भोजन और हवा दोनों मिल रहा है। तो पता चला कि हम खाना खाया चल गए इसमें। इसको रोकने के लिए, जो खाना खाए इसको रोक ना जाए फेफड़ा में, इसके लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ होगा। यहाँ क्या है हमारा, एपिग्लोटिस होता है। देखिए यहाँ इसको हम यहाँ बनाए, ठीक है, ये हमारा नली है। इसके बाद दो नली में बट गया। यहाँ पर दो नली नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमको अभी पाचन तंत्र नहीं पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है क्या, श्वसन तंत्र पढ़ना है। तो जब यहाँ के बाद ग्रसनी के बाद क्या होता है, ग्रसनी दो भाग में बट जाते हैं। यहाँ ग्रसनी है, ग्रसनी में भोजन भी आ रहा है हमारा, श्वास नली से श्वास भी आ रहा है। और यहाँ के बाद क्या होता है, ग्रसनी दो भागों में बट जाता है। एक हमारा चल जाता है श्वास नली की तरफ, एक चल जाता है हमारा आहार नली की तरफ। तो इसको श्वास जब यहाँ जाकर मिल जाता है, तो जब श्वास ले रहे हैं श्वास नली में जाएगा। तो और भोजन जब खा रहे हैं इसमें कहा जाएगा, आहार नली में जाएगा। श्वास नली में जाए भोजन, श्वास नली में, सॉरी, श्वास नली में जाए हवा, ऑक्सीजन यानी जितना भी गैस है, तो उसको जो श्वास नली में जाए, इसके लिए क्या होगा, यहाँ कुछ ना कुछ तो ढक्कन होगा। वरना क्या पता चला कि हम श्वास नली में चल श्वास ले रहे हैं, श्वास नली में जा रहा, जब हम खाना खाए फिर श्वास नली में चल गया, इसको इधर ढक लेगा जब तो इसके लिए क्या पाया जाता है, तो एपिग्लोटिक्स पाया जाता है। आप सब समझिएगा इसे। जब कहीं ख्यालों में आप खो गए हैं, इसके बाद खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, ये एपिग्लोटिक्स जो इसको पता नहीं चला कि अच्छा इसको ध्यान, इसको कंट्रोल कौन करता है, एपिग्लोटिक्स हमारा मस्तिष्क करता है। आपका मस्तिष्क कहीं और है, किसी को सोचे में लगल है, अच्छा ऐसे ऐसे मस्तिष्क से सोचे में लगल है, तो इसका ध्यान नहीं है, कंट्रोल पूर्ण रूप से इधर नहीं है, तो क्या करेगा, जल्दी से काम ना कर पाएगा। अब भोजन थोड़ा सा कम इधर वो आया तो ये करेगा, ये बोलेगा ए चाचा, तो हमारे रुतबा में आ रहा है भोजन में, मस्ती को कह रहे इधर है, तुम्हारे इधर से पंप मार तो तोरा में चली, तो तू तो वही चलिए जेबा भीतरे। तो क्या करेगा, देखेगा, बोलेगा तुम उसको पंप मार, फट से नहीं से जा, पंप मारने लगते हवा जल्दी जल्दी निकालता है, उसके बाद कि जैसे भोजन निकल जाए, वरना इधर तुम्हारे क्षेत्र में से क्षेत्र में चल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जो भोजन निकालने क्या करता है, कस के पंप करता है, उसी को बोलते जब देखते हैं खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत भी इधर चलाता है श्वास नली की तरफ, क्या होता है, हमें हिचकी आने लगता है, हिचकी आता है। उसके बाद जब तक कि यहाँ से कण न हट जाए, जब तक हमारा हिचकी रहेगा, उसके बाद जब पानी पीते इसका सारा कण इधर धूल के इधर आहार नली में हमारा चला जाता है, तो हिचकी आना बंद हो जाता है। तो समझ गए एपिग्लोटिस का काम क्या है। अगर की एपिग्लोटिस का मुख्य काम है कि भोजन को भोजन की तरफ और हवा को श्वास नली की तरफ भेजना, किसका काम है, एपिग्लोटिस का। एपिग्लोटिस कहाँ पाया जाता है, तो ग्रसनी में, ग्रसनी दो भाग में पड़ जाता है, वहीं पर एपिग्लोटिस पाया जाता है, जिसको भोजन को भोजन नली की तरफ और आहार नली को, आहार इसको श्वास को श्वास नली की तरफ भेज देता है, कौन, एपिग्लोटिस भेजता है। कहाँ पाया जाता है, तो ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद जो छिद्र होता है वहीं पर पाया जाता है। अब देख लिए हम लोग, नाक देख लिए, ग्रसनी देख लिए, अब जानना क्या, स्वेद तंत्र। तो स्वर्ण तंत्र क्या होता है, ग्रसनी के भाग जिधर, ग्रसनी के बाद किधर आएगा हवा, हमारा स्वर्ण तंत्र में आता है। बस स्वर्ण तंत्र इतने जाना है, स्वर्ण तंत्र क्या वॉइस बॉक्स होता है जिससे हमारा हवा निकलता है, उसमें आता है। उसके बाद कहाँ जाता है, ट्रेकिया में जाता है। ट्रेकिया में जाना कुछ, ट्रेकिया की लंबाई आपसे पूछ सकता है ड्यूटी में, तो ट्रेकिया की लंबाई याद रखिएगा 11 सेंटीमीटर होता है हमारा ट्रेकिया की लंबाई। इसका व्यास पूछेगा तो 16 मिलीमीटर होता है, किसका, इस ट्रेकिया की। और ट्रेकिया में जो देख रहे हैं आप, ट्रेकिया, इस ट्रेकिया में जो होता है उपास्थि यानी अस्थि से कमजोर होता है क्या, उपास्थि। इसमें उपास्थि का क्या पाया जाता है, तो उपास्थि का कुछ अपूर्ण बल है, यानी कि पूर्ण रूप से बल नहीं। पूर्ण बल क्या हुआ, पूरा गोल, जैसे कि ये है हमारा, ये है क्या, ये पूरा गोल है, पूर्ण बल है, लेकिन यही आधा गोल आता है, यानी इतना ढक गया, ठीक है, ये क्या आधा का यानी सी आकार का है, यही पूर्ण अपूर्ण बल पाया जाता है इसमें, हमारा इसमें ट्रेकिया में। ट्रेकिया में अपूर्ण बल पाया जाता है किसका, उपास्थि का। इसका काम क्या होता है, ट्रेकिया में, ट्रेकिया की दीवार में पाया जाता है क्या, अपूर्ण बल।
क्या उपास्थित, इसका काम क्या होता है, जब हम सांस लिए, ठीक है, फेफड़ा में गया, उसके बाद निकला, पता चला कि निकलते समय पिचुक गया, यानी कि सट गया, सट के उसके बाद सांस ले रहे अंदर जा रहा, सट गया, जब जब सांस लेते जब सट जाता है, इससे सट जाता है, उसका सांस लेते अंदर जीवे नहीं पड़ा, मर जाता है। इसको ना सट जाए इसके लिए क्या रहता है हमारा उपास्थिक है, बले रहता है, एक नहीं कई अनेक सारा बले रहता है, किसमें, इसमें ट्रेकिया में। तो ट्रेकिया की लंबाई कितना 11 सेंटीमीटर, इसका व्यास 16 मिलीमीटर। इसमें क्या पाया जाता है उपास्थिक है, अपूर्ण बलय पाया जाता है, किस आकार का, तो सी आकार का, ठीक है। उसके बाद ट्रेकिया के बाद जाएगा हमारा कहाँ, ट्रेकिया के बाद जाएगा श्वसनीय यानी कि ब्रोंकाई में, श्वसनीय यानी ब्रोंकाई में। देखिए ट्रेकिया आया, उसके बाद यहाँ बक्ष गुहा में आकर क्या हुआ, दो भागों में बट गया। बक्ष गुहा में कंफ्यूज मत करिएगा, बक्ष गुहा मतलब छाती का, बक्ष मतलब क्या हो, छाती, गुहा मतलब खाली स्थान, छाती का खाली स्थान, गले से लेके यहाँ पेट से ऊपर तक क्या कहलाता है हमारा बक्ष गुहा। तो ये ट्रेकिया जो हमारी छाती का स्थान है, यानी बक्ष गुहा में आया, दो भागों में बट गया, एक इधर एक इधर, तो दो भागों में बट गया, इसका क्या नाम हुआ, दो भागों में बट गया, तो इसका नाम हुआ ब्रोंकाई, श्वसनीय, यानी कि दो भागों में बट गया ब्रोंकाई। पूछ सकता है ब्रोंकाई कितने होते, दो, ट्रेकिया ही दो भागों में बट जाता है, आगे चल के क्या कहलाता है हमारा ब्रोंकाई। इसमें भी पाया जाता है उपास्थि बलय, ट्रेकिया की तरह ही, जो किसको चिपकने से रोकता है। उसके बाद ब्रोंकाई के बाद क्या आता है, तो ब्रोंकाई और अनेक भागों में देखिए बढ़ गया, इधर भी इसमें भी बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया, तो ब्रोंकाई तो और पतले भागों में बढ़ जाता है, उसको जाके पतला नली, ब्रोंकाई का नली और पतली नली में बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग ब्रोंक्यूलिस, यानी कि श्वसनिकाओं, हिंदी में श्वसनिकाओं, इंग्लिश में ब्रोंक्यूलिस। और वे ब्रोंक्यूलिस और पतली नली में, देखिए हमारे पहले ये क्या हुआ ट्रेकिया, ट्रेकिया से बटा क्या, ट्रेकिया हुआ, ट्रेकिया फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूलिस में, फिर देखिए इससे भी पतली नली निकली, यह क्या कहलाया, तो वायु कोष्ठिका बहलिया, यानी कि एल्विलियर डक्ट्स, वायु कोष्ठिका, पहले ट्रेकिया, ट्रेकिया से कंफ्यूज मत होइए, ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलिस, ब्रोंक्यूलिस से वायु कोष्ठिकी बहलिया, यानी कि एल्विलियर डक्ट्स। उसके बाद एल्विलियर डक्ट्स में पाया जाता है हमारा क्या, तो एल्वेली पाया जाता है, एल्वेली, या जो गोल गोल दिख रही है एल्वेली, इसी में जो होता है हमारा गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, पहले नाक आया, फिगर इधर देखिएगा, इधर फिगर देखिएगा, ये हमारा नाक, पहले वायु नाक में आया, उसके बाद कहा गया ग्रसनी में, ग्रसनी में एपिग्लोटिस रहता है, जो कि वायु को वायु की तरफ और भोजन को भोजन की तरफ भेजता है, तो नाक, उसके बाद ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद कहां से आया, स्वर तंत्र यानी कि लैरिंग्स में आया, उसके बाद ट्रेकिया में गया, ट्रेकिया दो भागों में बट गया, क्या कहलाया ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूलिस, ब्रोंक्यूलिस के बाद क्या कहलाया एल्वेली डक्ट्स, उसके बाद एल्वेली में चला गया, ठीक है, मतलब क्या भाई सॉरी, हवा चला गया यहाँ तक। यहाँ तक जाने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन जो लेकर आया इसमें इसमें एल्वेली जो होता है वो जो फिगर से बताते हैं, इतना पहले समझ गए है ना, श्वसन मार्ग कहाँ से हमारा एल्वेली तक, वायु कोष्ठक तक पहुंच गया, हमारा श्वास यानी फेफड़ा तक पहुंच गया। अब समझिएगा ये जो होता है इसमें एल्वेली जो है, एल्वेली समझाते हैं आपको, इसमें छोटा छोटा दिख रहा है, की लग रहा है अंगूर की गुच्छा है, ऐसा नहीं है, ये क्या एल्वेली है, ये जो देख रहे हैं एल्वेली, यानी कि वायु कोष है। ये वायु कोष क्या होता है, ये मान लीजिए जैसे वायु कोष, इस पर जो है पतली नली आई रहती है किसकी, तो ये केशिका, यानी कि जो नस जो होता है आगे चल के पतला हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, केशिका कहते हैं। तो केशिका क्या करती है, इस पतली नस समझ लीजिए आप इसको, इसका नाम होता है केशिका, लिख देते हैं, देखिए इसका नाम होता है क्या, केशिका। ये कहाँ एल्वेली है, ये एल्वेली है, ये गोल वाला एल्वेली है, उस पर नस आ जाए, इसको क्या बोल रहे हैं केशिका। ये केशिका क्या करती है, जो इधर से ऑक्सीजन जो लाया है, लाया तो सब गैस, लेकिन जब उपयोग किससे करते हैं ऑक्सीजन का, ये क्या करता है ऑक्सीजन किसको किसमें भेज देता है, ये केशिका में भेज देता है, और इस केशिका से क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, O2 भेज देता है और CO2 ले लेता है, कौन, ये कोशिका, और CO2 इधर से इसमें ऑक्सीजन भेज देगा, किसमें केशिका में, केशिका से फिर नस से होते हुए रक्त से होते हुए कहाँ जाएगा, कोशिका फिर से रक्त में चला जाएगा, रक्त से होते हुए कहाँ जाएगा कोशिका तक। और ये जो CO2 इधर से लेकर आया, ये CO2 क्या करेगा, ये CO2 फिर इधर से होते हुए फिर से नाक से निकल जाएगा, फिर से ऑक्सीजन लेगा, एल्वेली तक जाएगा, फिर एल्वेली से भेजेगा पतली नस जिसका नाम है केशिका, फिर केशिका से बड़ी नस होते हुए पूरा शरीर फैल जाएगा, पूरा शरीर में जाने के बाद सब कोशिका के बांट देगा, यही होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो श्वसन है, श्वास लेने में मदद कौन करता है, जैसे कि हमारा फेफड़ा फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है यानी इसमें वायु आ रहा है, जब सिकुड़ रहा है तो वायु हमारा बाहर निकलता है, इसको फैलने और सिकुड़ने में मदद कौन करता है, अपने थोड़ी ना हो रहा है, मशीन थोड़ी, मशीन की तरह ही काम करता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक थोड़ी होते रहता है, ऑटोमेटिक होते रहता है, लेकिन इसमें मतलब इसमें मदद कौन करता है, कोई मदद करता है, फेफड़ा जो होता है अपने आप सिकुड़ता या फैलता नहीं है, इसमें कोई मदद करता है, जिसका नाम होता है, इसके नीचे होता है डायफ्राम,
तो डायफ्राम क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं डायफ्राम जो होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है, फेफड़ा के नीचे ऐसे होता है। तो जब हम सांस लेते हैं फेफड़ा क्या होता है, ऐसे डायफ्राम जो होता है हमारा ऐसे होता है, यानी नीचे की तरफ जाता है डायफ्राम, ये यहाँ होता है, ये होता है डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, ये फिगर समझिएगा। ये हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो सांस लेते हैं क्या होता है, ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, ये मतलब हल्का सा ऐसे होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, तो क्या होता है हमारा फेफड़ा फैलता है, फैलता है, जिससे क्या होता है हमारा वायु अंदर आता है। उसके बाद जब से फिर से ये बलयाकार यानी कि ऐसा होता है, फिर हमारा इसको ठेल देता है बाहर की तरफ, फिर हमारा क्या चल जाता है, CO2 जो होता है वायु में वो बाहर चला जाता है, फिर ऐसा फैलता है, फिर ऑक्सीजन मारते हैं। ये मदद करता है कौन, न्यूमेरिकल रूप से हमारा डायफ्राम मदद करता है। और मदद करता है कौन, ये रिब्स जो होता है, रिब्स, ये रिब्स भी मदद करता है सांस लेने में। जब हम सांस लेते हैं, देखिए लेके दिखा रहे हैं, लेकिन क्या रिब्स फैलता है हमारा, रिब्स भी मदद करता है। जब रिब्स फैलता है तो इसको स्थान में थोड़ा थोड़ा रिब्स भी होता कर सकता है, तो रिब्स जब होता है छोटा होता है तो ये बाहर निकलता है मेनली रूप से। लेकिन हमारा क्या काम करता है सांस लेने में, तो डायफ्राम। किसी आदमी का डायफ्राम टूट जाता है तो मर जाता है अचानक से, कहीं से कोई गिर गया है, उसका कुछ नहीं हुआ शरीर में, कहीं कुछ नहीं, पता नहीं चला, उसका डायफ्राम जो टूट गया, पता चला सांस अंदर बाहर ले ना पा रहा, तो क्या होगा, आदमी तुरंत मर जाएगा। बोलेगा कि कभी कुछ होगा नहीं करता, इंसान तो गिरवे किया मर गए, अरे मर गया, इसका डायफ्राम टूट गया तो मरेगा ना। डायफ्राम जो क्या करता है सांस लेने में मदद कर रहा था, ये डायफ्राम यही टूट गया तो मर जाता आदमी। ये डायफ्राम क्या करता है हमारा सांस लेने में मदद करता है। अब हम या इसके बाद होता क्या होता है, इसके बाद आप समझिएगा, जब हम पढ़ेंगे कौन, पढ़ेंगे पाचन तंत्र, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ये हार्ट वाला चैप्टर परिसंचरण तंत्र, तो उसमें आपको अच्छा से समझ में आएगा कि हमारा इसके बाद जो होता है इसमें आया CO2, जिससे ऑक्सीजन आया कहाँ गया, केशिका में, केशिका से ऑक्सीजन लेके केशिका पूरा शरीर में बांट दिया हर एक कोशिका तक। उसके बाद वो कोशिका ने क्या किया, और जो उधर से हमारा CO2 उधर कोशिका से बन के आया था, उसको फिर एल्वेली के द्वारा पूरे नस से बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद समझ, इसके बाद रक्त हम कहा कैसे जाता है हमारा पूरा शरीर तक, उसको हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आएगा हमारा परिसंचरण तंत्र, उसमें पढ़ेंगे, यानी रक्त में कैसे कैसे जाता है। लेकिन फिलहाल जान लीजिए आप इतना कि हमारे यहाँ कोशिका कहाँ तक आया था, हमारा वायु से सांस लेते तो यहाँ तक आया था, एल्वेली तक आया था। एल्वेली के ऊपर नस पाया जाता है, केशिका, ये केशिका क्या था, इसमें ऑक्सीजन केशिका में गया, जो ऑक्सीजन लाया केशिका में गया, केशिका क्या किया, केशिका जैसे लेके जाते हुए पहले देखिए डायरेक्ट पूरा शरीर में सही नहीं फैल जाता है। उसके बाद केशिका के बाद आता है हमारा कहाँ, नस से होते हुए हार्ट में, हार्ट में जाता है। हार्ट जो होता है पूरा क्या करता है, पंप करता है, हृदय हृदय पंप करता है, क्या करता है पूरा शरीर में चला जाता है, फिर पूरा शरीर में जाके हरे हरे कोशिका तक चला जाता है। फिर कोशिका से क्या बना, वहां जब ऑक्सीजन की वायु श्वसन की क्रिया हो जाती है जाके माइक्रोकॉन्ड्रिया में, फिर वहां से CO2 का निर्माण होता है। फिर वो जो अशुद्ध यानी अशुद्ध ब्लड, इस अशुद्ध ब्लड उसको बोलते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध ब्लड है। फिर वो ब्लड क्या होता है हमारे हार्ट में ही आता है, हार्ट में आके फिर वो हार्ट पंप करेगा अशुद्ध ब्लड को, तो वो आएगा फेफड़ा में, फिर फेफड़ा जो होता है शुद्ध हो जाता है, यहाँ के ऑक्सीजन में ज्यादा शुद्ध हो जाता है। फिर शुद्ध होने के बाद फिर कहा जाता है हार्ट में, हृदय में, फिर हृदय पंप करता है पूरा शरीर में जाता है। यानी कि इसके पास आने से पहले कहा जाता है हृदय में, हृदय यहाँ होता है। तो ये जब हम परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र, उसमें आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी बस जान लीजिए, आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जान लीजिए कि ये जो होता है इससे ऑक्सीजन जो आया, तो ऑक्सीजन कौन लेके जाता है पूरे शरीर में, कौन फैलाता है, तो ऑक्सीजन जो होता है हमारा रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही जो होता है रक्त में, जिसके कारण हमारा ब्लड लाल लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वही जो होता है क्या, ऑक्सीजन कोड होता है। ब्लड का कौन सा भाग, तो हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, वही हीमोग्लोबिन जो होता है क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है, हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, और लगभग टॉपिक हम क्लियर कर ही देंगे, इससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हाँ, तो एक और जान लीजिए कि हम जब सांस लेते हैं तो 1 मिनट में कम से कम हम कितना बार नॉर्मली सांस लेते हैं, 1 मिनट में हम 16 बार लेते हैं। कितना बार, 16 बार। जब सोए रहते हैं तो हम 12 बार ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब सोए रहते हैं तो हम थोड़ा सा लंबा सांस लेते हैं ना, थोड़ा ज्यादा देर तक के लिए सांस लेते हैं। और ऐसे जब हम काम करते हैं, दौड़ते उड़ते हैं, जल्दी जल्दी रखते हैं सांस, 1 मिनट में बहुत बार पूछ जाता है उस समय। लेकिन नॉर्मली जिस समय हम रखते हैं नॉर्मल, उसमें हम एक बार में कितना, 1 मिनट में 16 बार लेते हैं। और सोए रहते हैं उस समय थोड़ा कम, 12 बार। बच्चा जो होता है 1 मिनट में 20 से 25 बार ले लेता है सांस को, जल्दी जल्दी में। थोड़ा सा तो यही फेफड़ा रहा करता है, तुरंत तुरंत सांस ले लेता है। इसमें हम देखने A to Z पूरा जानकारी ले लिए और समझ में यह भी आपको आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में परिसंचरण तंत्र या पाचन तंत्र के साथ। कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।